2008 में इंडिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, लेकिन आज 2024 में भी उसे ठीक से इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाया था, बिकॉज यूएस ने हमारे बार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और आईजीसीएआर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च को ब्लैक लिस्ट कर रखा था, जिसकी वजह से जो रूल्स बनाए गए थे, जो कंडीशंस रखी गई थी 2008 की इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के अंदर, उसे ठीक से फुलफिल नहीं किया जा रहा था। लेकिन आज 2025 के अंदर आप यह देख पा रहे हैं कि फाइनली बीएआरसी को और आईजीसीएआर को उस ब्लैक लिस्ट से, उस यूएस एंट्री लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिससे इंडिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर कोऑपरेशन एक्चुअली ग्रास रूट रियलिटी बनता हुआ दिखेगा। केवल पेपर पे एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव में नहीं रहेगा, उसके आपको सच में इंप्लीमेंटेशन होते हुए दिखेंगे ऑन ग्राउंड। अब इससे भारत को क्या फायदा होगा, इंडिया और यूएस रिलेशंस में कैसे इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, और अगर मैं जियोपॉलिटिक्स की बात करूं या रीजनल स्टेबिलिटी की बात करूं या रीजनल पॉलिटिक्स की बात करूं साउथ एशिया की, तो उस पे किस तरीके का इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, मेरा नाम है सुमित त्यागी, वेलकम टू चहल एकेडमी, और आज हम आपके सामने क्लियर करेंगे इंडो यूएस न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव को, और किस तरीके से ये जो ईज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस की बात देखने को मिल रही है, जो आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। राइट, मीडिया में कुछ इस तरीके से कवर किया गया है कि यूएस ईजेस कर्व्स टू पुश न्यूक्लियर डील, जो न्यूक्लियर डील 2008 में हुई थी, आज से 16 साल पहले, जिसमें 3 इंडियन एंटिटीज को आपको ब्लैकलिस्ट से बाहर जाते हुए देखेंगे। उसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटीज हैं, बेसिकली बीएआरसी, जो आपको बेसिकली मुंबई में सेटल्ड दिखती है, मुंबई में हेडक्वार्टर्स दिखता है इसका अनुशक्ति नगर के अंदर, और दूसरा है आपके पास आईजीसीएआर, दैट इज इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये आपको कल्पक्कम में देखने को मिलती है। कल्पक्कम इज ऑल्सो न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि आईजीसीएआर और बीएआरसी में डिफरेंशिएशन क्या है। देखिए, समझने की कोशिश करिए, बीएआरसी हमारा रिसर्च हेडक्वार्टर है न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, राइट। और जब मैं आईजीसीएआर की बात करता हूं, तो आज की डेट में जब हम इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखते हैं, तो वो 3 स्टेजेस में चलता है। पहली स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज करते हैं, और दूसरी स्टेज में हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स यूज करते हैं। तो आईजीसीआर के अंदर आपको फास्ट ब्रीडर्स की रिसर्च होती हुई दिखती है, मतलब हम सेकंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जो मूव कर रहे हैं, दैट इज थ्रू आईजीसीआर। प्रॉब्लम क्या थी, यूएस की जो एंट्री लिस्ट है, ये उन फॉरेन इंडिविजुअल्स पे, बिजनेसेस पे और ऑर्गेनाइजेशंस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, जिससे वो सर्टेन गुड्स और टेक्नोलॉजी में ट्रेड ना कर सकें, उसे एक्सपोर्ट ना कर सकें, उसे इंपोर्ट ना कर सकें। तो फिलहाल के लिए बीएआरसी और आईजीसीएआर आपको यूएस की एंट्री लिस्ट में देखने को मिलता था, जिसकी वजह से उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि वो किसी भी दूसरी कंट्री के साथ ठीक से डील नहीं कर पा रहे थे। और फाइनली, टू आवर सरप्राइज एंड टू आवर हैप्पीनेस, हमारी खुशी के लिए, हमारी फायदे के लिए, हमारी भलाई के लिए, यूएस ने इन दोनों ही एंटिटीज को ब्लैक लिस्ट से बाहर करने की बात की है, और अब उन्हें यूएस एंट्री लिस्ट में नहीं रखा जाएगा, जिसका मतलब उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जिससे वो सर्टेन गुड्स और टेक्नोलॉजीज में डील कर पाए विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो आसानी से अब कर पाएंगे। मूविंग ऑन, न्यूज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि आईजीसीएआर और बार्क को आपको एंट्री लिस्ट से, यूएस एंट्री लिस्ट से बाहर निकाला जा रहा है, एंटिटी लिस्ट से, बेसिकली विच इज पुटिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन दीज एंटिटीज। अब वो खत्म हो जाएंगी। साथ के साथ इससे आपको इंडिया और यूएस के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और जो टेक्नोलॉजिकल रिलेशंस हैं, जो कोऑपरेशन है, वो काफी हद तक आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस भारत के लिए बेटर होता हुआ दिखेगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप थोड़ी सी इतिहास जानने की कोशिश करिए, हल्का सा इतिहास जानते हैं हम इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। 1974 में, डिस्पाइट रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, हमने अपना पहला पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा क्यों बोलते हैं जी? पहली चीज, एक तो बुद्ध पूर्णिमा पर हुआ था। दूसरी चीज, जब डॉक्टर राजा रमन्ना और डॉक्टर होमी सेठना ने ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल कंडक्ट करा दिया इस टेस्ट को, इस पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को, इन पोखरन, जिसे हम पोखरन 1 भी बोलते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर राजा रमन्ना ने इंदिरा गांधी को फोन किया था, और उनका मैसेज था, द बुद्धा हैज फाइनली स्माइल्ड, राइट, जो जस्टिफाई करता है इस ऑपरेशन के नेम को, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में हमारा जो हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, जो हमने एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, बेसिकली टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी थी, न्यूक्लियर वेपन नहीं आया था हमारे पास 1974 में। इससे वेस्ट इतना ज्यादा बुरा मान गया, और रीजन बीइंग 1968 में एक ट्रीटी आई, जिसे हम बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और उसको एनफोर्स किया गया 1970 में।
इंडिया ने उस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया और इंडिया ने बोला ये न्यूक्लियर अपार्थीड है, ये न्यूक्लियर डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि उस ट्रीटी के अंदर सीधा सीधा ये मेंशन कर रखा था कि जो P5 मेंबर्स हैं, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, विच इज यूएस, चाइना, रशिया, यूके एंड आपको वो पांचवा कंट्री कौन सी, रशिया, चाइना, यूएस, यूके और फ्रांस, इन पांचों कंट्री के अलावा आपको कोई और कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकती अगर आप एनपीटी साइन कर सकते हो। और अगर आप एनपीटी साइन करते हो तो आप सिविल यूज के लिए, बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ट्रेड कर पाओगे। इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी कंसर्न को सेंटर में रखते हुए एनपीटी साइन करने से मना कर दिया और उस एनपीटी को साइन करे बिना 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, जिसके रिटेलिएशन में वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक ग्रुपिंग बनाई जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अगर आप एनपीटी साइन करते हो आपको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनाया जाएगा, और अगर आप एनएसजी के मेंबर हो तो आप सिविल न्यूक्लियर ट्रेड में किसी भी दुनिया के किसी भी देश के साथ डील कर सकते हो और अपने यहां न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। भारत ने यह चीज साइन नहीं करी, ना सिविल न्यूक्लियर ट्रेड के लिए उन्होंने पुश किया, क्योंकि वो हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्ट, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को बुरी तरीके से हर्ट कर सकता था। 1998 में हमने पोखरण 2 किया, बेसिकली जिसमें हम बोलते हैं ऑपरेशन शक्ति। उसके बाद हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गए। उसके बाद हमने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी अपनाई जिसे हम बोलते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, जिसमें हमने क्या बोला, भाई हम खुद के ऊपर मोरेटोरियम लगा रहे हैं, हम खुद के ऊपर रोक लगा रहे हैं कि इसके बाद हम कोई न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे, राइट। और किसी के ऊपर पहला न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा हो। तो हमने बोला अगर न्यूक्लियर अटैक होगा तो ही हम न्यूक्लियर रिटेलिएशन करेंगे, अगर कोई केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक होता है तो ही हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे दूसरी कंट्री के ऊपर। और हम एक मिनिमम स्टॉक पाइल मेंटेन करेंगे जो हमारे डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2008, इंडिया वॉज द कंट्री जिसके अगेंस्ट एनएसजी बनाया गया था और 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन हो रही है और इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू गेट अ वेवर फ्रॉम एनएसजी। मतलब बना भी हमारे अगेंस्ट और एक्सेप्शन भी हम ही है कि बिना एनपीटी साइन करे, बिना एनएसजी के मेंबर बने, हमने यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर ली है। हम बिना एनएसजी के मेंबर बने सिविल कोऑपरेशन के लिए ट्रेड न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं। तो ये खुद में ही सार्डोनिक और आयरनी देखने को मिलती है कि हमारे ही अगेंस्ट बना और हमें ही एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, 2008 में डील तो साइन होगी लेकिन उस यूएस एंटिटी लिस्ट में हमारी 2 ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी वजह से ये जमीनी स्तर पर फंक्शन नहीं कर पा रही थी। आज की रेट में इस यूएस एंटिटी लिस्ट से बीएआरसी और आईजीसीएआर को आप बाहर निकलते हुए देखते हैं तो यूएस 2008 की जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील है उसे आप जमीनी स्तर पे फंक्शन करते हुए देखेंगे। अब ये जो यूएस न्यूक्लियर डील है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली इन दोनों एंटिटी के बाहर आने से और जब ये एक्चुअल में रियलिटी में आपको फंक्शन करती हुई दिखेगी ग्रास रूट रियलिटी में, तो उसका क्या क्या इंपैक्ट या क्या क्या फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं या इंडो यूएस रिलेशन कैसे बेटर होता हुआ दिख सकता है। लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहला, एक्सेस टू न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। जब ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के अंदर आपको एनएसजी से वेवर मिल चुका है, मतलब आप सिविल न्यूक्लियर ट्रेड जो है वो कंट्रीज के साथ कर सकते हैं, स्पेशली यूएस के साथ कर सकते हैं क्योंकि आपने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन की है। तो आसान भाषा में आपको एडवांस सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड फ्यूल जो है वो इजीली एक्सेस कर पाओगे आप। साथ के साथ आप अपनी न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को इंप्रूव कर पाएंगे। जैसे जैसे आपकी एनर्जी डिमांड्स बढ़ती जा रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा और जब सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपके पास बेटर आएगी तो आप अपनी एनर्जी डिमांड को न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके अपनी उस एनर्जी डिमांड को फुलफिल कर सकते हो। दूसरी चीज, ये हमें एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनते हुए दिखेंगे, उतना ज्यादा रिलायंस आपका फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कम होता हुआ दिखेगा क्योंकि आपकी एनर्जी डिमांड जो है वो काफी हद तक आप न्यूक्लियर एनर्जी से भी फुलफिल कर पाओगे। आज के टाइम पे केवल 2 से 3% ऑफ आवर टोटल एनर्जी डिमांड इज बीइंग फुलफिल्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी। टारगेट हमारा ये है कि कुछ टाइम में, अगले 10 सालों में, 2030 तक बेसिकली हम इसको 10% तक लेके जाएंगे। 10% ऑफ टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो वो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके हो। तो उसके लिए एक बहुत मेजर बूस्ट है, उस 10% टारगेट को अचीव करने के लिए एक बहुत मेजर बूस्ट है और हम अपनी एनर्जी की डिमांड को डाइवर्सिफाई भी कर पाएंगे, फॉसिल फ्यूल से थोड़ा सा दूर भाग पाएंगे और जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच है उसको भी काफी हद तक हम फुलफिल कर पाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आप क्लीन एनर्जी के अंदर काउंट करते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स,
जो इंडिया और यूएस की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो हम 2016 में जिसमें हम एंटर करें, 2016 में इंडिया और यूएस जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन गए थे, तो उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करता हुआ दिखेगा ये, और हम काफी हद तक हमारा ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। और उसके अलावा जो डिफेंस और टेक्नोलॉजी है, इसमें भी आपको कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन बढ़ता हुआ दिखेगा बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया स्टेटस, यूएस एंटिटी लिस्ट से आईजीसीएआर और बीएआरसी का बाहर जाना यह बताता है कि डिस्पाइट नॉट साइनिंग एनपीटी, डिस्पाइट नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ एनएसजी, कहीं ना कहीं दुनिया भारत को एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की तरह देखती है। इसलिए यूएस ने यह इनिशिएशन लिया है कि वो भारत के साथ न्यूक्लियर डील कर रहा है, ऑल्दो हम उनकी किसी भी ट्रीटी के पार्ट नहीं है। ना हमने सीटीबीटी साइन करी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी के टाइम पे तो खैर हम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वी वर नॉट दैट रेलेवेंट। और इवेंचुअली एनपीटी है, एनएसजी भी आप एनएसजी के मेंबर नहीं हो, एनपीटी भी आपने साइन नहीं की है। लेकिन एनपीटी साइन करे बिना भी इस डील का सक्सेसफुल होना, इस डील का जमीनी स्तर पर फंक्शन करना, यह दर्शाता है दुनिया को कि भारत एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, और उसे हम काफी हद तक अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के थ्रू भी जस्टिफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं। इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं इस न्यूक्लियर डील से और इसके इंप्लीमेंटेशन से? आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को फैसिलिटेट करोगे और ज्यादा, आपके यहां और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आते हुए दिख सकते हैं, यूएस के साथ, यूएस कंपनीज के साथ आपका कोलैबोरेशन बेटर होता हुआ दिख सकता है, और दोनों कंट्रीज के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती हुई दिखेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता हुआ दिखेगा। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट होगा उसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए होगा, उसके लिए जनता चाहिए होगी वहां काम करने के लिए। तो आप जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखेंगे न्यूक्लियर फील्ड में, तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता हुआ दिखेगा, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन यूएस एज वेल। दूसरी चीज, न्यूक्लियर पावर जनरेशन को एड करने में हेल्प करेगी ये चीज। हमारी जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको काफी हद तक आप इंप्रूव कर पाओगे, जो कार्बन एमिशंस हैं वो आपको डिक्लाइन करते हुए दिखेंगे। साथ के साथ जो हमारे क्लाइमेट गोल्स हैं, जो हमने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट सेट कर रखे हैं 2030 के लिए, जी टोटल 40% ऑफ आवर एनर्जी प्रोडक्शन मस्ट बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं हम। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने टारगेट 2030 का रखा था, लेकिन 2023 में ही हमने अपना टोटल प्रोडक्शन जो है वो 40% से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी से निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें 2.5 मिलियन टन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी करना है, कार्बन एमिशंस को भी कम करना है। तो ये न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ने से उस कार्बन एमिशन को भी हम कम कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में हमें हेल्प करेगा ये। बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती हुई दिखेगी यूएस से इंडिया, और जिसमें हमारी इंडिजिनस न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव जो है वो भी ग्रो करता हुआ दिखेगा। काफी हद तक इस इनोवेशन से हमारे यहां नए इनोवेशन आते हुए दिखेंगे। हमारे न्यूक्लियर सेक्टर में इंडिजिनस कैपेबिलिटीज, हमारी खुद की कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखेगी। जब वहां से टेक्नोलॉजी आएगी उसे हम अपने यहां अप्लाई करेंगे एंड इवेंचुअली हम उसे रेप्लिकेट कर पाएंगे ऑन टू सम अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। तो काफी हद तक आपको देखने को मिल रहा है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, कॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये भी भारत के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। जियोपॉलिटिकल एडवांटेज, जहां भी न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव आ जाता है तो आप समझ जाइए कि एक रियलिस्ट एस्पेक्ट चल रहा है, एक डिटरेंस एस्पेक्ट चल रहा है, और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन उसका डेफिनेटली होने ही वाला है। तो जब मैं बात करता हूं कि हमें एक फायदा मिला है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के थ्रू, तो काफी हद तक इस इंडो यूएस कोऑपरेशन की वजह से मैं चाइना का जो इन्फ्लुएंस है जो रीजन में, मेरे रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में जो बढ़ता हुआ दिखता है, उसे आसानी से एटलीस्ट काउंटर करने की मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, इंडिया का जो रोल है की प्लेयर का इन अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव्स, वो आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। यूएस के साथ डील साइन होने का मतलब है कि इंडिया का ग्लोबल स्ट्रेचर आपको इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, इंडिया को एक रेस्पॉन्सिबल पावर की तरह देखा जा रहा है दुनिया द्वारा। तो ये उसका एक और वैलिडेशन है, ये डील का सफल होना, ग्रासरूट रियलिटी तक पहुंचना। तो काफी हद तक हमें जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी इससे मिलती हुई दिख सकती है। रीसेंट स्टेप्स क्या लिए गए हैं जिस इंडो यूएस डील को अप्लाई करने के लिए? जैसा मैंने आपसे बताया कि जो बीएआरसी है और आईजीसीआर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर विच इज इन मुंबई, एंड बेसिकली द सेकंड वन इज आईजीसीआर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इसको हम बोलते हैं दिस इज इन कलपक्कम, राइट। अब ये रिमूव कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब ये दोनों ही एंटिटीज, ये दोनों ही बीएआरसी एज वेल एज आईजीसीआर अनरिस्ट्रिक्टेड कोऑपरेशन कर सकते हैं न्यूक्लियर फील्ड में। दूसरी चीज, अब ये एडवांस टेक्नोलॉजीज को भी एक्सेस कर सकते हैं, बोथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज वेल एज इंपोर्ट कर सकते हैं सिविल न्यूक्लियर ट्रेड के लिए। तो इनका ऑपरेशनल एस्पेक्ट भी आपको काफी ज्यादा इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। आप इन्हें एकोमोडेट करते हुए देखोगे बाकी वर्ल्ड को भी, बाकी न्यूक्लियर डील्स के जितनी भी कंट्रीज के साथ हमने की हैं, चाहे वो यूएस के साथ हो, चाहे वो रशिया के साथ हो, चाहे वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के साथ आप न्यूक्लियर डील साइन करके बैठे हो, जापान के साथ न्यूक्लियर डील साइन करके बैठे हो, कजाकिस्तान से आप यूरेनियम की बात कर रहे हो, तो ऑफकोर्स उनमें भी आपको फायदे
होते हुए दिखेंगे। रेगुलेशंस को काफी हद तक आप स्ट्रीमलाइन कर पाओगे, क्योंकि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में मेजॉरिटी ऑफ द चीज आर स्ट्रीमलाइन तरीके से मेंशन दे रखी हैं। तो आपको जो यूएस कंपनीज के जो ट्रेड प्रोसेसेस हैं वो सिंप्लीफाई होते हुए दिखेंगे आपके लिए, जिसकी वजह से इंडियन एंटिटीज और यूएस कंपनीज के बीच में आपको कोऑपरेशन बढ़ता हुआ दिख सकता है। दूसरी चीज, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी बढ़ता हुआ दिखेगा आपको सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के अंदर, इंडिया के अंदर। इंडिया में जनरली हम न्यूक्लियर एनर्जी को गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मानते हैं, लेकिन इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के अंदर आपको प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। ब्रॉडर टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, अब न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव में इसका मतलब ये तो नहीं है केवल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ही डील करेंगे। अब इसमें आप ये देख सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन इंप्रूव हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो जो बाकी टेक्नोलॉजीज हैं जैसे डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर्स, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, इसमें भी आपको कोऑपरेशन और इंप्रूव होता हुआ दिखेगा भारत और यूएस के बीच में। जो हमारा कमिटमेंट है पीसफुल न्यूक्लियर ऑपरेशन और साथ के साथ टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, उसमें भी उसको भी कहीं ना कहीं ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील और ये जो एंटिटी को यूएस एंटिटी लिस्ट से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो आप इंडियन एंटिटीज को, उसको भी रिफ्लेक्ट करती हुई दिखती है ये ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। इसके अलावा चैलेंजेस क्या हैं जी हमारे पास इस डील को अप्लाई करने के लिए? मेजर चैलेंजेस क्या देखने को मिलेंगे? देखो, सबसे बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिल रहा है, मैंने कोई स्लाइड मिस तो नहीं करी, या जो चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं सबसे ज्यादा, दैट इज लायबिलिटी इशू। देखो, इंडिया का जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, आसान भाषा में हमारा जो सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल फ्रांस की किसी कंपनी ने आके भारत के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, राइट, उस न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई दिक्कत आनी शुरू हो गई, तो जनरल पर्सपेक्टिव में जो लायबिलिटी होती है प्रॉब्लम की, उसके अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, जवाबदेही किसकी होगी? हम बोलते हैं उसकी होगी जिसने सप्लाई किया है, जो सप्लायर है। बेसिकली तूने बनाया है न्यूक्लियर पावर प्लांट तो तेरी जिम्मेदारी। वो क्या मान के चलते हैं, नहीं यार केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं हो सकती, यूजर एज वेल एज सप्लायर दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हमारा सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट बोलता है कि सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी किसकी है, सप्लायर्स की है। इसकी वजह से भारत में फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़े से आने से कतराते हैं, क्योंकि वो उतनी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, और केवल खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, वो यूजर बेस पे भी उसकी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर करना चाहते हैं। इस वजह से यूएस कंपनीज भी इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एंटर करने से थोड़ा सा बचती हैं। तो हमें सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट में थोड़े से सर्टेन चेंजेस करने की जरूरत है, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर ओन सिटीजंस। स्लो प्रोग्रेस ऑन ऑपरेशनलाइजेशन, ये बहुत बड़ी दिक्कत है जी। 2008 में साइन हुई थी वो डील, 15 साल हो चुके हैं, 17 साल हो चुके हैं इस चीज को, 2025 चल रहा है आज की डेट में, चलो 16 मान लेते हैं, 2025 अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन 16 साल से 2008 में साइन होने के बाद अब तक भी आपको रेगुलेटरी और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से ये ऑपरेशनल होती हुई नहीं दिखती है, पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेशन इसका होता हुआ नहीं दिखता है। लास्ट एस्पेक्ट, डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल पार्टनर्स। यार आप कर तो रहे हो डील, यूएस के ऊपर रिलाई भी कर रहे हो, यूएस जाना जाता है वेस्टर्न सैंक्शंस लगाने के लिए, कल को हमसे बिदक गया वो, तो कल से हमसे कोई दिक्कत होनी शुरू होगी तो हमारे ऊपर क्या लगा देगा, सैंक्शंस लगा देगा। इसलिए टू मच डिपेंडेंस ऑन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफ यूएस हमारे फायदे की बात नहीं है। बोलते नहीं, यू शुड नॉट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो हम केवल यूएस पर रिलाई नहीं कर सकते। आसान भाषा में यूएस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करना और मटेरियल्स के ऊपर रिलाई करना हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी इंपैक्ट करेगा, और हमारी इंडिजिनस कैपेसिटी जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की, वो भी आपको इंपैक्ट होती हुई दिख सकती है। देखो, एक ना एक छोटी सी स्टोरी है, उसमें यह बोला जाता है कि जब तक आपको पता है आपकी कोई हेल्प करने नहीं आ रहा, तब तक आप अपनी मदद खुद कर दोगे। लेकिन अगर आप अपने आप को किसी और के ऊपर रिलाई कर देते हो, तो आप अपनी खुद की कैपेसिटी को भी क्या कर देते हो, कम कर देते हो। तो इस इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बाद भी हमें यह मेक श्योर करना होगा कि हम पूरी तरीके से यूएस पर रिलाई ना करना शुरू कर दें, अपनी इंडिजिनस कैपेसिटी का भी ख्याल रखें। तो हमने देखा सिग्निफिकेंस क्या है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की, ये जो रिसेंट में यूएस एंटिटी लिस्ट से आपको बाहर जाती हुई दिख रही है हमारी दो एंटिटीज, इसका फायदा कैसे होने वाला है, इसका ऑपरेशनलाइजेशन कैसे होगा, और साथ के साथ हमारे सामने ये चैलेंजेस क्या आने वाले हैं जब हम इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की बात करते हैं। कंसिडरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, इसके अलावा एक और आपको चैलेंजेस देखते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। आपको जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हुई दिख सकती हैं। फॉर एग्जांपल, ये डील प्रोवोक कर सकती है चाइना और पाकिस्तान को, और वो किस में पड़ सकते हैं, वो एक न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों खुद, तो वो भी अपनी कैपेसिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो एक साउथ एशिया के अंदर आपको न्यूक्लियर रेस
बढ़ती हुई दिख सकती है। सिविल कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना और ज्यादा इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है, और जितना ज्यादा न्यूक्लियर एस्पेक्ट किसी भी रीजन में आपको बढ़ता हुआ दिखता है, उतना ज्यादा वहां सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जैसा दिस डील में प्रोवोक कंसर्न्स इन चाइना एंड पाकिस्तान, जिसकी वजह से रीजनल टेंशंस आपको एस्केलेट होती हुई दिख सकती हैं। डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस, भारत के अंदर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है। देखो, हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, और जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, वो काफी लिमिटेड है, इनएडिक्वेट है। ऐसे केस में जिस स्केल पे आप इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के अंदर काम करने की बातचीत कर रहे हो, जिस लेवल पे आप कोऑपरेट करने की बात कर रहे हो यूएस न्यूक्लियर डील में, आप उतनी कैपेसिटी आपकी खुद की है नहीं। ना आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ना ही आपकी न्यूक्लियर एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी है, जिस लेवल पे, जिस वॉल्यूम पे आप कोऑपरेट करने की बात करते हो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के अंदर। तो पहले हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव करने की जरूरत है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी इंप्रूव करने की जरूरत है। पब्लिक एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, जब भी न्यूक्लियर एनर्जी की बात आती है, रेडिएशन की बात आती है, हमें फ्यूकुशिमा याद आता है, हमें चेरनोबिल याद आता है, हमें हमारे यहां हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी याद आती है कि किसी भी तरीके से कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कितना बुरा नुकसान पहुंचा सकता है। सॉरी। तो ऐसे टाइम पे जब आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, तो पब्लिक की तरफ से कंसर्न आता है सेफ्टी का और दूसरा एनवायरमेंट का। तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को काफी हद तक आपको अपोजिशन झेलने को मिलती है, सेफ्टी कंसर्न्स को लेके, लैंड एक्विजिशन इश्यूज को लेके, और साथ के साथ जो एनवायरमेंट को वो नुकसान पहुंचा सकता है उसको लेके। सी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव बीन फंक्शनिंग वेरी क्लोज विद न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो उतना मेरा एक्सपीरियंस रहा, इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लांट्स टू फंक्शन विद। आपको बहुत क्लीन देखने को मिलेंगे, आपको सब कुछ ऑटोमेटेड हो चुका है, तो सिक्योरिटी फीचर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन 100% श्योरिटी किसी चीज की नहीं होती, बट द बेस्ट वी कैन ट्राई इज कि जितना ज्यादा सेफ रखा जा सके उतना ज्यादा सेफ रखा जाए। और सबसे बड़ा इशू न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ यह है कि न्यूक्लियर वेस्ट को किस तरीके से आप सबजुगेट करेंगे, किस तरीके से खत्म करेंगे, या उसका क्या इलाज होने वाला है, वो आज भी बहुत बड़ा इशू बना हुआ है न्यूक्लियर वेस्ट। उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, नॉट जस्ट इंडिया बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड ट्रस्ट डेफिसिट, पहले भी जैसा मैंने आपसे बोला यूएस सैंक्शंस लगाता हुआ दिखता है, तो कंसर्न हमारे बढ़ते हैं कि यूएस के ऊपर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में पार्टनरशिप करना ठीक है, या फ्यूचर में ये हमें कहीं हमारी गलती साबित ना हो, कहीं उल्टा ना पड़ जाए दाव। तो वो भी हमारे लिए कंसर्न है। जैसा मैंने आपसे बोला, पूरी तरीके से यूएस पर रिलाई नहीं करना चाहिए, बाकी कंट्रीज और अपनी इंडिजिनस कैपेसिटी पे भी पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जो प्रेजेंट टाइम में एंटिटीज को उस एंटिटी लिस्ट से बाहर किया गया है, रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं, साथ के साथ हमारे सामने चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, उन सब चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, आई रिक्वेस्ट यू, दिस इज अ पोटेंशियल यूपीएससी क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये जो एंटिटी रिमूव होती हुई दिखी है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, वापस 16 साल बाद न्यूज में आई है। तो इस बार जो आने वाला जो साल है, इसमें मेंस ओरिएंटेशन में, इसमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Critically analyze the significance of the Indo-US nuclear deal and recent step towards its operationalization. Discuss its implications for India's strategic and technological partnerships in the context of emerging global challenges. Critically analyze, right? याद रखना, critically analyze मतलब मेरे आंसर का नेगेटिव टोन होना चाहिए, बस मैं कंक्लूजन अपना पॉजिटिव रखूंगा, बाकी मैं चैलेंजेस पे ज्यादा फोकस करूंगा रेदर देन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। वो जो मैंने आपसे ऑलरेडी चैलेंजेस डिस्कस कर लिए हैं, 250 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ और नई इंफॉर्मेशन